Hey, what's up everyone? Welcome back to another session. My name is Adesh and in this video, we're gonna talk about immunization of bonds. So first of all, we'll understand the entire concept in its detail in a short period of time, the concept of immunization, and then we'll also discuss two practical questions being asked by ICI. So one of the questions is going to be the one which was asked in November 2018 examination. So as usual, let me try and show you at different places as to हम लोग exactly आज क्या discuss करना चाहते हैं. फर्स्ट प्लेस एज यूजुअल एज आई टेल यू, हम लोग दोस्तों पीडीएफ में एक बार बता देता हूं. जो लोग दोस्तों इस पीडीएफ के बारे में नहीं जानते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर जुलाई 2021 अटेम्प्ट एंड इनफैक्ट आने वाले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए भी. पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. और इस पीडीएफ के बारे में जानना है तो वहां पे एक वीडियो टैग कर रहा हूं, उस वीडियो का सेकंड हाफ जरूर देखिए, वहां से आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो में क्या क्या बातें, इस पीडीएफ का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है. जो लोग इस पीडीएफ के बारे में जानते हैं दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे हम लोग आज इम्यूनाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. अगेन, जिन लोगों ने पुराने टॉपिक्स का कवरेज नहीं लिया है, हाईली रिकमेंडेड, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड कि सारी चीज़ें ध्यान से समझिए और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए वो आप ध्यान से सॉल्व कीजिए. Now let me take you to the study material wherein I can show you the concept. दोस्तों इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेज नंबर 4.18 टॉपिक सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में मिलेगा आपको. टॉपिक बहुत छोटा दिखता है, अपेरेंटली देख के लगता है यार इससे तो शायद एक सिर्फ थियरी क्वेश्चन आना चाहिए. बट नाउ दैट इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी आस्क्ड टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इट इज वेरी मच नीडेड दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व करें, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं. राइट, लास्ट हम लोग जो इस वीडियो में दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सर हमें वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे. सो दोस्तों वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ. सो क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ स्टडी मटेरियल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल बी डिस्कसिंग. दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 2015 एग्जाम. दूसरा क्वेश्चन जो नवंबर 18 एग्जाम में पूछा गया था वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है. तो एज यूजुअल अपना न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई वाला फाइल जब आप देखते हो तो इसका 36th क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नवंबर 18 एग्जाम हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे. जो लोग अगेन जानना चाहते हैं सर ये न्यू क्वेश्चंस बाय आईसीआई वाला फाइल क्या है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, वहां से आप सब कुछ जान जाएंगे. कुछ अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन से जो आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं बट है इंस्टीट्यूट की साइड से. राइट, सो नाउ आई थिंक आई कैन मूव टू दी कोर कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोगों को समझने की जरूरत है कि यार इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया. यार एक बात बताओ ना, इम्यूनाइजेशन और दी वर्ड इम्यूनिटी, आई थिंक पेंडेमिक के बाद तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड ही इम्यूनिटी है. आप कोई सा भी एडवर्टीजमेंट देखें वो लोग इम्यूनिटी पे ही बातें करते हैं. राइट, सो व्हेन डू आई से दैट आई एम इम्यून, right, suppose I got myself vaccinated for this covid, right, against covid risk, है ना. मैं खुद को इम्यून तब बोलता हूं when I have no risk from that, I'm not affected from that risk. राइट, अगर उस रिस्क का मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो, मुझे कुछ अफेक्ट ना हो उस चीज से, राइट, तो उसको उस केस में मैं बोलता हूँ कि आई एम इम्यून टूवर्ड्स इट. तो सर फाइनेंस में इस चीज की बात कहां से आती है. दोस्तों एक बात बताना, इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्राइमरीली लगता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिसको अब मैं बॉन्ड बोलकर रेफर करने वाला हूं. बॉन्ड के ऊपर इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब मार्केट में जो रिस्क है, अगर उस रिस्क का आपके बॉन्ड या फिर बॉन्ड पोर्टफोलियो, सिंगल बॉन्ड और सेट ऑफ बॉन्ड्स विच इज द बॉन्ड पोर्टफोलियो, उनके ऊपर इंपैक्ट ना हो तो आप बोलते हो आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड हो चुका है. बट सर यू गॉट टू बी किडिंग अस, क्योंकि हम लोगों ने तो ये पढ़ रखा है कि बॉन्ड तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है ना, मतलब उसमें तो रिस्क होता ही नहीं है ना. इमेजिन if you buy a share today, you don't know what are going to be the future cash flows. आपको नहीं पता है वो कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी, और आपको ये भी नहीं पता है कि 6 साल बाद अगर आप वो शेयर सेल करना चाहते हो तो वो शेयर किस प्राइस में सेल होगा. लेकिन बॉन्ड के केस में यू ऑलवेज नो व्हाट आर गोइंग टू बी द फ्यूचर कूपन पेमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव एंड ऑल्सो द रिडम्पशन वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू रिसीव एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड. तो सर जब बॉन्ड के सारे कैश फ्लोज हमें पता है तो रिस्क किस बात की. अग्रीड, टू एन एक्सटेंट मेक सेंस, राइट. तो आई थिंक हम इम्यूनाइजेशन समझे उसके पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें बात समझना कि बॉन्ड में रिस्क क्यों होती है, क्योंकि रिस्क है तो ही तो इम्यूनाइज करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बॉन्ड अगेंस्ट विच वी आर ट्राइंग टू इम्यूनाइज द बॉन्ड और द बॉन्ड पोर्टफोलियो. अग्रीड, चलो. सो आई थिंक एक बार सबसे पहले मैं आपको, अच्छा मैं ये सारी बातें करूँ उसके पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है. अगर आपको अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी द डाउट्स, है ना, आप लोग भी अगर डाउट पूछना चाहते हो तो आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू गाइस, है ना. आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो. जस्ट दैट, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिप्लाई. आप दिन भर में कभी भी पूछिए, देयर इज अ सुपर हाई पॉसिबिलिटी कि आपको रिप्लाई रात को ही आने वाला है. राइट,
टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से अपडेटेड रहिए। जो भी लेटेस्ट मटेरियल्स, अपडेट्स और वीडियोस होते हैं मैं वहाँ भी पोस्ट करता हूँ, और यूट्यूब चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू एज यूजुअल, राइट। सो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक छोटा सा बात डिलीवर करना चाहता हूँ कि पहले हम उस सिचुएशन में फॉल करें जहाँ पे हमें इम्यूनाइजेशन के या फिर रिस्क वर्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आए। सपोज दोस्तों, एक बात बताना, आपको एक सिचुएशन देता हूं जिसमें आपको 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद कुछ पैसों की ज़रूरत है ना। सपोज यू वांट टू परस्यू फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़, जिसके लिए आप 6 साल बाद अब्रॉड जाना चाहते हो, ठीक है। 6 साल बाद जो पैसा लगेगा वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन आज आपके डैड क्या करते हैं, 6 साल बाद पैसा जो लगेगा उसके हिसाब से आज ही कुछ एक इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, ठीक है, ताकि 6 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे और सेल करके जो पैसा आएगा उससे आपका हायर एजुकेशन मीट हो जाएगा। अग्रीड, ठीक है। हम ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, थॉट आता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो शेयर्स रिस्की है, पता नहीं है कि 6 साल बाद शेयर्स कितने में सेल होगा। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं हमेशा, अ लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट विच इज बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, है ना। बॉन्ड में आप वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे क्योंकि 6 साल बाद रिलेटिवली यू नो कि यार वो पैसा कितना होने वाला है, वो पैसा जितना भी होगा वो सेल करके आपका एजुकेशन मीट किया जा सकता है। दोस्तों ये था आपका पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देता हूँ जो प्रोफेशनल लाइफ का है। प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल बहुत ही प्रिसाइज। प्राइमरीली इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है दोस्तों पेंशन फंड्स के ऊपर, लेकिन पेंशन फंड वो प्रोडक्ट है जो सीए करिकुलम में बहुत कम टॉक्ड अबाउट है, राइट। इट इज मोर टॉक्ड अबाउट इन दी सीएफए करिकुलम। सो लेट मी मॉडिफाई माई एग्जाम्पल टू से इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। इंश्योरेंस कंपनीज दो, तो इमेजिन करो यू आर अ कस्टमर टू एलआईसी। आपने एलआईसी को कुछ प्रीमियम दिया होगा, ठीक है। आपकी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, उस टाइम आपको उसके अगेंस्ट एक बड़ा सिंगल सम मिलता है, राइट। अब इसी सिचुएशन को एलआईसी की साइड से जाके इमेजिन करो ना। एलआईसी ने आज आपसे कुछ पैसा ले लिया जिसके अगेंस्ट एलआईसी को 6 साल बाद आपको कुछ पैसा लौटाना है, राइट। तो एलआईसी आपसे जो पैसा प्रीमियम के नाम पर रिसीव किया उसका क्या करेगा, ऑब्वियसली उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा, और अगेन वो इन्वेस्ट करना चाहेगा थोड़े से सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि आपको जिस भी दिन पैसा रिटर्न करना रहे उस दिन उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा रिटर्न कर दिया जाए, राइट। तो इसीलिए एलआईसी भी एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है जिसके अगेंस्ट उसको एक आउटफ्लो मीट करता है। दोस्तों मैंने जो पर्सनल एग्जांपल दिया और जो प्रोफेशनल एग्जांपल दिया, दोनों ही केसेस में एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां पे ध्यान से सुनिएगा, आपको एक फ्यूचर आउटफ्लो मीट करना है और जिसके अगेंस्ट आज आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सिचुएशन क्लियर, ठीक है। अभी वाले केस में लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल नंबर जिसमें हम आपका एग्जांपल ले रहे हैं। आपको 6 साल बाद 2000 रुपए का एक आउटफ्लो मीट करना है, आपकी हायर स्टडीज कुछ भी हो सकती है। हमें अगर 2000 रुपया चाहिए 6 साल बाद, तो हम क्या करें, आज बॉन्ड में कुछ इन्वेस्ट कर दो। कितना रुपया, 2000 रुपया, नहीं 2000 रुपया तो विद इंटरेस्ट चाहिए। हम आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइमलाइन, अब समझना दोस्तों, ये जो टाइमलाइन दिख रही है ना आपको, दीज आर 1 2 3 4 5 6 ईयर्स। जो अमाउंट इधर की साइड लिखे हैं दैट इज एट जीरो वैल्यू, और जो अमाउंट इधर की साइड लिखे हैं दैट इज एट एंड ऑफ द ईयर। सो बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर का फंडा हर जगह अप्लाई हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक जीरो कूपन बॉन्ड की। आपको 2000 रुपए की फेस वैल्यू का एक जीरो कूपन बॉन्ड मिल गया जो 6th ईयर के एंड पे मैच्योर होगा, जो आपका भी टाइम पीरियड है, ठीक है। 2000 रुपये आपको चाहिए थे, मतलब 6th ईयर के एंड पे अगर वो फेस वैल्यू 2000 रुपये में मैच्योर होगा तो आज आपको उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। आज ऑब्वियसली सर हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू देना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से कैलकुलेट होगा, मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है जिसको यील्ड भी बोला जाता है, राइट, वाईटीएम। अभी मार्केट में जो भी वाईटीएम चल रहा है, करंट वाईटीएम 13%, मतलब 13% से डिस्काउंट कर लो, और आज जिस जीरो कूपन बॉन्ड का जो वैल्यू आ जाता है वो वैल्यू आज आपको देना पड़ेगा टू बाय दैट बॉन्ड। Very simple. So I want you to pause this video right now and I want you to use the calculator and calculate whether the present value of 2000 at discounted at the rate 13% is 960 or not. मैं चाह रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उसके सारे कैलकुलेशंस आप करें, क्योंकि वही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो पिक अप योर कैलसीज एंड ट्राई एंड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। वीडियो पॉज करके कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक, आप एक चीज़ समझना, सपोज ये तो जीरो कूपन बॉन्ड था, आपने देखा कि यार आज 960 रुपीज़ लगाएंगे तो 2000 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। सपोज आपको 6 साल का जीरो कूपन बॉन्ड नहीं मिल रहा है, इस बार आप क्या करते हैं, आपने देखा कि यार मार्केट में कोई कूपन बेयरिंग बॉन्ड है क्या, मतलब वो बॉन्ड जिस पे कूपन मिलता है, राइट। सो आपको एक कूपन बेयरिंग बॉन्ड मिल गया जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और जिसका भी लाइफ 6 साल था,
ठीक है दोस्तों, एक बात बताना, अगर 1,000 रुपये बॉन्ड का प्राइस है, 1,000 रुपये, तो आपको 1,000 रुपये बॉन्ड का फेस वैल्यू है, तो आपको 120 के कूपन्स मिलेंगे 6 साल तक, और 6th ईयर के एंड पे 1,000 रुपये का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। आई होप आप ये माइंड कर सकते हो कि सारे पेमेंट्स एंड ऑफ द ईयर है ना, विच इज़ वॉट यू नो। आपने सोचा कि यार ये बॉन्ड अगर आज बाय करते हैं तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। ये वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 0 पॉइंट पे डिस्काउंटेड एट द रेट जो भी आज मार्केट में यील्ड चल रहा है, जिससे आंसर अगेन 960 आ जाता है, राइट। बट सर एक बात समझ नहीं आई, कूपन बेयरिंग बॉन्ड परचेस कर भी लिया तो इससे 6th ईयर के एंड में तो हमें सिर्फ 120 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, है ना। तो हम 2,000 रुपीज़ का लाइबिलिटी जो हमें पे करना है वो कैसे बेयर करेंगे यार, बहुत सिंपल है, आप लोग समझ भी गए। इनफैक्ट ये वाले सारे 120 रुपीज़ जो आपको रिसीव होंगे, राइट, ये वाले सारे 120 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, किस रेट पे सर, जो भी मार्केट में यील्ड चल रही है 13% के रेट पे अगर हम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, तो इन सब की वैल्यू आज कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपीज़। मतलब हम ऐसे भी 2,000 रुपीज़ कलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड का टाइप क्या है, राइट। एंड दिस इज हाउ पोर्टफोलियो वर्क्स, है ना। आज बॉन्ड का पोर्टफोलियो वो इसी थॉट प्रोसेस से वर्क करता है कि रेस्पेक्टिव कूपन अमाउंट्स और रिडम्पशन वैल्यू को ऐसे मैनेज करना कि ड्यू एंड पे जो भी आपका टाइम है वहां पे आपको आपका पैसा मिल जाए, ठीक है, अग्रीड। सो अब एक बात जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो ऐसा कि ये एक बहुत, सबसे पहले एक मैकेनिज्म समझना कि बॉन्ड पोर्टफोलियो का मैकेनिज्म कैसे काम करता है ना। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि आपने सोचा कि 0 कूपन बॉन्ड और कोई सा भी बॉन्ड इन्वेस्ट करो, दोनों ही केस में अगर हमें 6th ईयर के एंड में 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो रिस्क किस बात की सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि रिस्क तो होती नहीं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में। लेकिन दोस्त एक बात बहुत ध्यान से समझना, आपने आज जिस दिन मार्केट में रेट था 13%, उस दिन एक बॉन्ड बाय किया, कौन सा, कूपन बेयरिंग बॉन्ड। कूपन बेयरिंग बॉन्ड जो आपने मार्केट में रेट था जिस दिन बाय किया, उस दिन 960 रुपीज़ में बाय कर लिया। आपने बाय किया दोस्तों, उसके अगले दिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो जाता है, 11%। ध्यान से सुनना, आपके ये जो कैश फ्लोज रिसीव होंगे अब, है ना, वो तो एज इट इज रिसीव होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैच्योरिटी पे भी आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात समझना दोस्तों, अब जो आप ये 120 रुपीज़ ये जो कूपन अमाउंट से जब आप ये री इन्वेस्ट करने जाओगे, तो क्या आपको ये अमाउंट जब आप री इन्वेस्ट करोगे तो वो 13% पे कर पाओगे या फिर 11% के रिड्यूस्ड रेट पे कर पाओगे। 11% के रिड्यूस्ड रेट पे आप री इन्वेस्ट कर पाओगे। मतलब दोस्तों जब आप 13% से इनको री इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपका वैल्यू 2,000 आ रहा था, राइट। लेकिन जब आप 11% से कर पाओगे तो आपका वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 2,000 आएगा, मतलब कुछ कम वैल्यू आएगा। और कुछ कम वैल्यू आएगा तो सर हमें तो रिस्क हो गई ना, जो लाइबिलिटी 2,000 की मीट करनी थी वो हम कर नहीं पाए। कुड यू सेंस दिस? तो अगेन वीडियो पॉज कीजिए और दो चीजें कैलकुलेट कीजिए। पहला, क्या इन सारे कैश फ्लोज की वैल्यू, एक सेकेंड, क्या इन सारे कैश फ्लोज की वैल्यू 6th ईयर के एंड पे 2,000 आती है क्या, ये चीज़ वेरीफाई कीजिए। अगेन ये भी चीज़ वेरीफाई कीजिए कि आज उसके लिए 960 का प्राइस देना होता है क्या। सेकंड, थर्ड, ये भी वेरीफाई कर लीजिए कि अगर आप 13% की जगह आप 11% से री इन्वेस्ट करते हैं ये सारे कूपन्स, किस दिन से, आप समझो खरीदा उसके अगले दिन ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो गया था, राइट। मतलब अब ये सारे कूपन्स 11% से इन्वेस्ट होंगे, तो ये भी वेरीफाई कर लो कि 11% से वैल्यू कितनी आती है। सब एक मिनट का काम होना चाहिए। आप सभी को प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर्स, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी फैक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अगेन तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि यार मार्केट में, अब वर्ड्स ध्यान से सुनना क्योंकि वर्ड शायद कहीं से क्वेश्चन या फिर कहीं सुनने में मिल सकते हैं। बॉन्ड पोर्टफोलियो को मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है ना, जिसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोला जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चेंज होता है उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोला जाता है। उस इंटरेस्ट रेट रिस्क का हमारे बॉन्ड पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट तो है। तो फर्स्ट इंपैक्ट जो आपने देखा दोस्तों, जिसमें आपको कूपन के री इन्वेस्टमेंट में रिस्क दिखती है, ये कूपन किस रेट पे री इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आपको रिस्क दिखती है दोस्तों, उस रिस्क को क्या बोला जाता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो फर्स्ट रिस्क जो आपने समझी वो थी री इन्वेस्टमेंट रिस्क। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इंटरेस्ट रेट रिस्क से एक और टाइप की रिस्क अराइज होती है, जो पहले टाइप की रिस्क अराइज होती है अभी तो आपने सिर्फ वो समझी है। दूसरी टाइप ऑफ रिस्क अराइज कैसे होती है उसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन हो, और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बात बताना, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपका लाइबिलिटी 6 साल बाद का था और आपको 6 साल का बॉन्ड मिल ही जाए। हो सकता है, अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं। सपोज आपका लाइबिलिटी फर्स्ट ईयर का एंड का है लेकिन मार्केट में 1 साल का बॉन्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो आप जब 6 साल का बॉन्ड यूज करते हो,
एक साल की लाइबिलिटी मीट करने के लिए, तो सर वो चीज़ कैसे प्रैक्टिकली एक फंड मैनेजर क्या सोचता है वो ध्यान ध्यान से देखिएगा। सपोज एक साल बाद एक फंड मैनेजर को 1085 रुपीज़ चाहिए, उसको पता है मार्केट में यील्ड 13% है, मतलब जो भी बॉन्ड है उस पर रिटर्न कितना मिलेगा 13%। तो एक साल से वो इस 1085 को डिस्काउंट कर देता है और इतना अमाउंट आज किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है। सर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है लेकिन बॉन्ड तो 6 साल बाद मैच्योर होगा ना, उसको पैसा तो एक साल बाद चाहिए। तो दोस्त एक साल बाद वो बॉन्ड मार्केट में जाके सेल भी तो कर सकता है। सेल करेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, आओ देख लेते हैं। यहाँ पे जो 960 का प्राइस था 0 पॉइंट पे, वो ये सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू होकर आया था। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो वो सेकेंड से लेके 6th ईयर तक के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होगा, मतलब 965 प्लस ये वाला 120 भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड पे, जिससे आपका 1085 रुपीज़ का इनफ्लो आपको हो जाएगा। कब? जब आप 960 रुपीज़ लगाएंगे तब। मतलब 960 में आप 13% ऐड करके देखो 1085 आता है, जो मैथमेटिकली भी समझा दिया और प्रैक्टिकली भी समझा दिया। सिमिलरली सपोज अगर सर थर्ड ईयर का लाइबिलिटी हुआ, तो बॉन्ड 6 साल का है, लाइबिलिटी थर्ड ईयर का है क्योंकि 3 साल का बॉन्ड ही नहीं मिल रहा था। दोस्तों थर्ड ईयर का लाइबिलिटी होगा तो ध्यान से सुनना, ये वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। प्लस ये वाला 120 ऐसा कैसा रिसीव हो जाएगा, और ये वाले 120 दोनों विद रिस्पेक्टिव ईयर्स के इंटरेस्ट रिसीव हो जाएंगे। तो टोटल कूपन का री इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा 409। मतलब थर्ड ईयर के एंड में हमें कितना मिल जाएगा 1386 रुपया मिल जाएगा। मतलब सर अगर एक बॉन्ड मैनेजर को पता है कि मुझे 3 साल बाद 1386 का आउटफ्लो मीट करना है, ठीक है, तो आज वो कितना रुपया इन्वेस्ट कर दे, आज वो दोस्तों 1386 की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर दे, मतलब 1.13 टू दी पावर 3 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आता है वो इन्वेस्ट कर दे, और अमाउंट 960 ही आना है, राइट। अगेन आपको प्रूव हो गया कि यार 13% का रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए 960 को जब आप 3 बार कंपाउंड करते हो तो 1386 आ जाता है। मतलब ये सारे अमाउंट्स के बीच का रिलेशन कितना है 13%, इसीलिए 960 को जब 13% से 6 बार डिस्काउंट करते हैं तो 2000 आ जाता है, जो आपने नीचे भी देखा, राइट। तो इस पूरी कहानी से 2 मैकेनिज्म समझाना चाह रहा था। पहला, ये कंसेप्ट कैसे काम करता है ना, कि एक तो बॉन्ड मार्केट में सेल कर दोगे वहां से पैसा आ जाएगा, और दूसरा ये लोग क्या सोचते हैं कि जो भी अमाउंट कूपन री इन्वेस्ट करेंगे वहां से पैसा आ जाएगा। तो पहला तो एक मैकेनिज्म आपके लिए जानना जरूरी था, और दूसरी ये भी बात जानना जरूरी थी कि जितना भी आपका लाइबिलिटी है जिस भी पॉइंट का, अगर उसको आप यील्ड से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हो तो वो अमाउंट आ जाता है, जो अमाउंट आज आपको इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आपके पास आपके जो भी टाइम पीरियड है उसके एंड में उतना पैसा मिल जाए जो आप चाह रहे हो। अगर 6th ईयर के एंड में 2000 चाह रहे हो तो 6 साल से 13% के रेट से डिस्काउंट कर दो आपके अमाउंट को, ताकि आज की एक वैल्यू आ जाए जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अग्रीड। दूसरी चीज जो इससे समझना है, हमें एक बात समझना दोस्तों, सिर्फ किसी भी साल का आपका लाइबिलिटी हो, हमें सिर्फ ना ही इस अमाउंट से काम है और ना ही सिर्फ इस अमाउंट से काम है, हमें तो टोटल अमाउंट से काम है। मतलब ये भी मैटर करता है और ये भी मैटर करता है, और फाइनली अल्टीमेटली टोटल मैटर करता है। क्योंकि अगर टोटल 1386 का ना रहा, या फिर 6th ईयर के एंड में 2000 का ना रहा, तो हम लाइबिलिटी कैसे मीट करेंगे जिसके अगेंस्ट आज हमने बॉन्ड खरीदा था। अग्रीड। LIC को पैसा देना है 2000, लेकिन आज बॉन्ड बेचने गए तो 2000 मिला ही नहीं। प्रॉब्लम समझ रहे हो? ठीक है, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आप एक बात समझना, दूसरी टाइप का रिस्क का मैं आपको सेंस देना चाहता हूं। पहला वाला रीइन्वेस्टमेंट रिस्क तो आपके सामने जो बहुत सिंपल था, दूसरी टाइप की रिस्क क्या थी? 6 साल का आपका बॉन्ड है लेकिन लाइबिलिटी तो थर्ड ईयर की है, राइट। अगर 3 साल की ही लाइबिलिटी है दोस्तों, तो दूसरी टाइप की रिस्क फील करना। आप बोल रहे हो कि सर थर्ड ईयर में ये बॉन्ड बेच देंगे मार्केट में, ठीक है, और ये वाला कूपन मिल जाएगा। तो सर कूपन में तो रिस्क के बात समझ गए कि ये वाला 120 किस रेट पे रीइन्वेस्ट होगा, उस बात की रिस्क है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ इस 977 में भी रिस्क है। ये 977 कैसे कैलकुलेट होगा? ये वाले सारे कैश फ्लोज, मतलब थर्ड का वैल्यू चाहिए, मतलब 4th से लेके 6th ईयर तक के सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा जो भी उस दिन मार्केट में यील्ड चल रहा है। अगर दोस्तों मार्केट में यील्ड 14% हो गया, 13 से 15 हो गया, तो अब ये कैश फ्लोज ज्यादा रेट से डिस्काउंट होंगे, मतलब अब उसका वैल्यू कम आएगा। और अगर वैल्यू कम आया तो आप सेल करने जाओगे तो कम पैसा मिलेगा, और अल्टीमेटली फाइनल कैश आपको कम पड़ जाएगा, राइट। तो अगर फाइनल कैश कम पड़ गया तो आप कैसे पैसा पे करोगे, राइट। थर्ड ईयर का एंड का जो आपने देखो कैलकुलेट करा था 1386 का प्रेजेंट वैल्यू 960 है ना, लेकिन जब सेल करने गए तो 1386 मिला ही नहीं, कुछ कम पैसा मिल गया। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्ट किया था तब 13% रेट था, बाद में 14 हो गया, तो 14 होने की वजह से ये वाले कैश फ्लोज 14 से डिस्काउंट हो गए और ये वाली चीज कम आ गई। अग्रीड, जिससे फाइनल टोटल कैश कम आ गया।
तो दूसरा कॉन्सेप्ट अब जो आप समझ रहे हो, जिसमें आप फील कर पा रहे हो कि यार बॉन्ड एंड में बेचना हो तो लोड ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिडम्पशन वैल्यू वो 1000 रुपया फिक्स है, लेकिन उसकी रिडम्पशन के पहले बेचना हो ना, तो फिर एक और रिस्क अराइज हो रही है, जिसमें ये पता चलता है कि बॉन्ड रिडम्पशन से पहले मार्केट में किस रेट पे सेल हो पाएगा, और उस रिस्क को दोस्तों बोला जाता है प्राइस रिस्क। तो अब आपके सामने दोनों रिस्क, एक है प्राइस रिस्क और दूसरा रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। अग्रीड क्या? मतलब इन कंक्लूजन, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो एक बॉन्ड पोर्टफोलियो में दो टाइप के रिस्क अराइज करता है, पहला प्राइस रिस्क और दूसरा रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, राइट? अब आपने एक बार रिस्क समझ लिया, अभी तो आपने सिर्फ रिस्क सेंस किया है, आप उस प्रॉब्लम में आ चुके हो जहां पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इम्यूनाइजेशन तो अभी तक मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, ये तो वो पॉइंट्स है जो आपके अदरवाइज भी बेसिक्स में क्लियर होने ही चाहिए, राइट? अभी इम्यूनाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, अभी तो बॉन्ड चैप्टर ही चल रहा है, राइट? इम्यूनाइजेशन के ऊपर अब हम लोग बातें स्टार्ट करेंगे। अब एक सेकंड दीजिए। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात समझना, रिस्क एक बार अगर आप सेंस कर पा रहे हो तो ध्यान से देखना, दो टाइप की रिस्क, इनके बारे में एक दो बातें जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो भी आप बातें जानोगे वहीं से इनका सोल्यूशन निकल जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। पहली बात तो ये कि दोनों रिस्क ये ऑपोजिट होती है नेचर में। ऑपोजिट नेचर में क्यों होती है, ध्यान से समझना। एक बात बताना, थर्ड ईयर के एंड पे आप लोग खड़े हो, ठीक है? मतलब 6 साल का बॉन्ड है, 0 पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट किया था, उस लाइबिलिटी को माइंड में रखते हुए जो 3 साल बाद आने वाली है, राइट? 3 साल का बॉन्ड नहीं मिला, इसलिए आपने 6 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? इन्वेस्ट किया, आपने सोचा कि 1386 रुपया चाहिएगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज 960 इन्वेस्ट कर देते हैं। सब सिंपल, सॉर्टेड। नाउ जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके अगले ही दिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 14%, ठीक है? इस 14% से नुकसान क्या, वो तो आप सब सेंस कर पा रहे हो क्या? सर 14% से ऐसा होगा कि ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाले जो कैश फ्लोज है, राइट, ये 14% से डिस्काउंट होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कम। लेकिन एक दूसरा फायदा, अगर अगले ही दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हो गया था दोस्त, तो ये वाले जो तीनों 120 रुपीज़ है, अब ये 13% की जगह 14% पे इन्वेस्ट होंगे, और हमारी नीचे वाली वैल्यू 409 वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। अग्रीड? एक वैल्यू कम हुई तो दूसरी वैल्यू बढ़ गई। तो पहला नेचर में जो इन दोनों रिस्क का समझाना चाह रहा था कि एक सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली एक सिचुएशन में दोनों में लॉस या दोनों में फायदा नहीं होता है, एक में फायदा होता है और एक में नुकसान होता है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम होती है ना, तो वैल्यू ऑफ कूपन, वो जो री इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो बढ़ जाता है, ठीक है? सिमिलरली केस 2, इस बार मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपने 13% पे इन्वेस्ट किया था 960 पे, राइट? इस बार इंटरेस्ट रेट 11% हो गया, तो डू यू अग्री कि 977 वाली वैल्यू अब बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि ये वाले सारे कैश फ्लोज अब सिर्फ 11% से रेट से डिस्काउंट होंगे, तो डिस्काउंटिंग रेट कम हुआ तो प्राइस बढ़ गया, राइट? तो ये तो बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये भी समझ पा रहे हो कि सर अब ये जो 120 है ना, जो पहले 13% पे री इन्वेस्ट हो पाते थे, अब वो सिर्फ 11% पे री इन्वेस्ट हो पाएंगे। मतलब अब ये अमाउंट 409 ना आके एक छोटा अमाउंट आएगा, राइट? मतलब अगेन इंटरेस्ट रेट कम होने वाले केस में भी आपने समझ लिया कि प्राइस रिस्क बढ़ी तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो गई। मतलब एक जगह फायदा तो दूसरी जगह नुकसान। अग्रीड? मतलब कहीं ना कहीं एटलीस्ट हमारे साथ ये तो अच्छा हुआ कि दोनों जगह फायदा है, दोनों जगह नुकसान नहीं हो रहा है। एक जगह फायदा हो रहा है तो दूसरी जगह का नुकसान उसको कॉम्पनसेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो पहला फीचर दोनों रिस्क के बारे में जो आपको जानना था वो जान चुके हो। दूसरा और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज दोस्तों, और यहीं से बस इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस रिस्क की अगर बात की जाए, ठीक है? अब पहले सिचुएशन सब लोग पूरी अच्छे से समझ लो। 6 साल का बॉन्ड है ना? लाइबिलिटी आपकी 1 साल की भी हो सकती, 2 साल की भी हो सकती, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अलग अलग केसेस होते हैं लाइबिलिटी के, ठीक है? जो लाइबिलिटी फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, मतलब बॉन्ड के जो अर्ली ईयर्स की लाइबिलिटी है ना, वो उन लाइबिलिटीज में प्राइस रिस्क ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना क्यों प्राइस रिस्क ज्यादा होती है, ध्यान से सुनना क्यों। एक बात बताना दोस्तों, आपने 960 में बॉन्ड परचेस किया जिस दिन रेट था 13%, इंटरेस्ट रेट यील्ड था 13%, अगले ही दिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट 14% हो गया। एक बात बताना दोस्तों, जब आप फर्स्ट ईयर की लाइबिलिटी ना तो बॉन्ड यहां बेचोगे, और अगर आपकी लाइबिलिटी फिफ्थ ईयर की तो बॉन्ड यहां बेचोगे, ठीक है? अगर रेट 14% हो जाता है ना, तो फर्स्ट ईयर की लाइबिलिटी में रिस्क ज्यादा रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि आप समझना, जो सारे कैश फ्लोज 13% से डिस्काउंट हो रहे थे, अब वो 14% से होंगे और ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिस्काउंट होंगे।
होंगे, राइट। ये वाले सारे कैश फ्लोज 5 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे जब जाके यहाँ का वैल्यू आएगा, राइट। मतलब 13 से 14 हुआ वो तो ठीक है, वो तो रिस्क समझे, बट ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर की वजह से, डिस्काउंट होने की वजह से यहाँ पे 965 वाला नंबर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर यही लाइबिलिटी दोस्तों आपके 5th ईयर की एंड की होती तो ध्यान से समझना, यहां पे आपको प्राइस रिस्क इतनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये वाले कैश फ्लोज 13 की जगह 14 से डिस्काउंट हो भी गए तो सिर्फ एक ही साल की तो बात है, राइट। आप इमेजिन करो, डिवाइड क्या करोगे, 1.13 की जगह 14 टू दी पावर 1 कर दोगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर वाला केस रहेगा तो 1.14 टू दी पावर 5 करोगे आप, मतलब 5 साल का डिस्काउंटिंग का इफेक्ट आ रहा है। मतलब आई होप, आई बिलीव आप ये बात फील कर पा रहे हो कि सर री इन्वेस्ट प्राइस रिस्क बॉन्ड के इनिशियल लाइफ में ज़्यादा होती है और बाद वाली लाइफ में कम होती है। तो चीज जब रिस्क ज़्यादा है तो मैंने उसको रेड से डिनोट किया और रिस्क कम है तो ग्रीन से डिनोट किया। अग्रीड। इनिशियल पार्ट में प्राइस रिस्क ज़्यादा, क्योंकि ये वाले सारे कैश फ्लोज दोस्तों ज़्यादा ईयर्स के लिए डिस्काउंट या इन प्राइस तक आने के लिए ये कैश फ्लोज को ज़्यादा ईयर से डिस्काउंट करना पड़ रहा है। और दोनों साइड की बात है, देखो नुकसान हुआ तो नुकसान भी ज़्यादा होगा और फायदा हुआ तो फायदा भी ज़्यादा होगा। अगर रेट 13 की जगह 10 हो गया ना, तो ये सारे कैश फ्लोज 10% से ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर से डिस्काउंट होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो फायदा होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 13 की जगह 10 से डिस्काउंट हो रहे ज़्यादा साल तक, राइट। तो फायदा भी ज़्यादा। अग्रीड अग्रीड। पर रिस्क का मतलब तो ये होता है ना, फायदा भी हो सकता है, नुकसान। रिस्क इज नॉट ऑलवेज द लॉस, इट इज प्रॉफिट और द लॉस। वो अनसर्टेनिटी को रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये थी प्राइस रिस्क के बारे में एक बात। सिमिलरली दोस्तों री इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में जानना। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का क्या फीचर है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये होता है कि सर मन में डर रहता है कि ये 120 किस रेट पे री इन्वेस्ट हो पाएंगे। दोस्तों एक बात बताना, अगेन सिचुएशन 6 साल का बॉन्ड है, फिक्स है। दो टाइप की लाइबिलिटीज कंपेयर करना चाह रहे हैं, एक वो जो फर्स्ट ईयर की और एक वो जो 5th ईयर की है। फर्स्ट ईयर वाली लाइबिलिटी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत कम है, क्योंकि 120 रुपीज़, या फिर चलो सेकेंड ईयर की लाइबिलिटी लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड लगे। सेकेंड ईयर की लाइबिलिटी अगर देखा जाए, आपने 13% पे बॉन्ड बाय किया था और अगले ही मोमेंट इंटरेस्ट रेट अगर 11% हो भी गया, तो इस वाली लाइबिलिटी में आपको इतना लोड नहीं है, क्योंकि ये वाला 120 रुपीज़ जहाँ 13% से जहाँ पे 13% पे रिटर्न मिलना था अब 11% पे मिलेगा। मतलब नुकसान तो हो रहा है, अग्रीड, बट इतना नहीं हो रहा है। अनलाइक यहाँ की लाइबिलिटी, क्योंकि दोस्तों ये वाले सारे 120 रुपीज़ अब 11% से ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स पे कंपाउंड होंगे, राइट। जहां पे ये 13% से कंपाउंड होने थे, अब वहां 11 से होंगे, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स भी तो ज्यादा बढ़ गए। मतलब यहां पे तो सिर्फ एक ही बार की कंपाउंडिंग का लॉस हुआ, यहां तो इतनी सारी कंपाउंडिंग का लॉस हुआ जब जाके आपके 5th ईयर का 778 आ रहा था। सो कुड यू फील माई वर्ड्स कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क सर इनिशियल ईयर्स में तो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि सर ये वाले 120 रुपीज़ को कंपाउंडिंग होने का इतना टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर लाइबिलिटी आपकी बाद की है तो फिर ये कंपाउंडिंग इतनी बार हो जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ये वाला अमाउंट सर सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है। अग्रीड। तो इन कंक्लूजन अगेन आप बहुत कनेक्टेड फील करके फॉलो करना, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क सर शुरू के ईयर्स में कम, लेकिन बाद की ईयर्स में ज़्यादा, ठीक है। रिस्क के दोनों फीचर्स अगर आप समझ गए ना दोस्तों, क्रिस्टल क्लैरिटी चल रही, मजा आ जाएगा अगर अब जो आने वाली लाइन आप समझ गए। दोनों फीचर समझना। पहली तो ये ऑपोजिट होती है नेचर में, मतलब एक जगह जब लॉस होगा दूसरी जगह कम होगा, पहली बात ये पढ़ी थी। या फिर एक जगह अगर प्रॉफिट हुआ तो दूसरी जगह लॉस हो जाएगा। दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि जरूरी नहीं है कि एक जगह होने वाला प्रॉफिट दूसरी जगह के लॉस के बराबर हो। शुरुआती ईयर्स में प्राइस रिस्क ज्यादा और बाद वाले ईयर्स में प्राइस रिस्क कम, है ना। शुरुआती ईयर्स में री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम और बाद वाले ईयर्स में री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज्यादा। मतलब दोस्तों एक बात बताना, प्राइस रिस्क यहां ज्यादा है और यहां कम है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क यहां कम है और यहां ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, क्या एक वो पॉइंट आ सकता है क्या दोस्त, जहां पे एक रिस्क दूसरे रिस्क के बराबर हो जाए? आप फील कर पा रहे हो? है ऑपोजिट नेचर की, एक जगह का फायदा दूसरी जगह का नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हमें वो पॉइंट देखना है जहां पे एक का फायदा दूसरे के लॉस के एग्जैक्टली बराबर हो जाए। आप समझ पा रहे हो? इधर जाते टाइम हो सकता है एक पॉइंट आएगा जब जहां से एक जगह से होने वाला फायदा और दूसरी जगह से होने वाला लॉस बराबर निकल जाए, जिससे वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दे। और अगर उन्होंने दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ के फायदे से यहाँ का नुकसान नलीफाई हो जाएगा और फाइनल अमाउंट आप जो रिसीव करने वाले वो सेम रह जाएगा। और अगर वो सेम रह गया तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी होगी वो मीट कर देंगे, राइट, तो वो ऑब्जेक्टिव तो मीट हो जाता है, ठीक है।
अभी आगे मत सोचना, बस साथ में चलना मेरे साथ, मजा आएगा। तो सर मतलब अब वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे दोनों रिस्क एक दूसरे को एग्जैक्टली सेट ऑफ कर दें। और दोस्तों बस अब वो लाइन आई गई है, वो पॉइंट जहां पे प्राइस रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो ऑपोजिट होती है नेचर में, एक दूसरे को एग्जैक्टली सेट ऑफ करेगी। दोस्तों वो पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। सर ये कौन सा ड्यूरेशन है? आपने जो मकाउलेज ड्यूरेशन पढ़ा है ना, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वो पॉइंट होता है दोस्तों जहां पे प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क एक दूसरे को सेट ऑफ कर देती है, और आपका जो फाइनल प्लान्ड अमाउंट है जो आपको मैटर करता है, वो टोटल अमाउंट, टोटल ऑफ दीज टू, वो सेम रह जाता है। सेम हुआ तो क्या हुआ सर, बस हो गए ना हम तो इम्यूनाइज्ड। अगर वो सेम है तो हम तो यही चाहते थे कि अमाउंट उतना ही हो जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि उतना ही होगा तो अब आपकी लाइबिलिटी आप मीट कर सकते हो। मेकिंग सेंस? ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। मतलब ये बात तो समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुनिएगा कि अगर बॉन्ड 6 साल का हो, है ना, तो हमारी लाइबिलिटी कितने साल की हो तो बेस्ट केस है? हमारी लाइबिलिटी बॉन्ड के ड्यूरेशन के बराबर हो तो बेस्ट केस है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली इमेजिन करो, बॉन्ड से लाइबिलिटी नहीं डिसाइड होती है, लाइबिलिटी से बॉन्ड डिसाइड होता है। अच्छा तो ऐसा सोच लेंगे ना, अगर हमारी लाइबिलिटी 6 साल की है, लाइबिलिटी अगर 6 साल की है, तो बॉन्ड वो लेना जिसका ड्यूरेशन 6 साल हो। क्योंकि अगर बॉन्ड का ड्यूरेशन और लाइबिलिटी का टाइम मैच हो जाए, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाए, मतलब तब हम इम्यूनाइज्ड है और तब हमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे दोनों टाइप के रिस्क ने एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। मतलब अब 960 पे बॉन्ड खरीद के, ध्यान से सुनिएगा, 960 पे जब आपने 13% पे बॉन्ड खरीदा था, अब वो रेट 11% भी हो जाए ना खरीदने के जस्ट बाद भी, तो भी आपका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह से होने वाले फायदा दूसरी जगह को कंपनसेट कर देगा और आपका फाइनल अमाउंट वही मिलेगा जो आप चाहते थे, है ना। तो लाइबिलिटी अगर आपके पास 6 साल की है, तो बॉन्ड वैसा खरीदना जिसका ड्यूरेशन 6 साल हो। आई थिंक आप मैच्योरिटी और ड्यूरेशन में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। मैच्योरिटी वो होता है जब आपका बॉन्ड रिडीम होगा, और ड्यूरेशन वो होता है जो आप वेटेड एवरेज करके कैलकुलेट करते हो, जो हम 1 मिनट बाद सीखेंगे, राइट, मैकाउलेज ड्यूरेशन। तो आपकी लाइबिलिटी से क्या मैच होना चाहिए, बॉन्ड की मैच्योरिटी या फिर उसकी ड्यूरेशन? उसकी ड्यूरेशन, ठीक है। अगेन ड्यूरेशन अगर आप मैच कर दिए, ठीक है, तो आपका बॉन्ड इम्यूनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, ये प्रूफ मैं एंड में दूंगा ताकि अननेसेसरी जो बच्चे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये एक सिंपल प्रूफ था कि अगर यील्ड 15% हो गई और यील्ड 5% हो गई, तो उस केस में कैसे हम लोग अभी भी इम्यूनाइज्ड है, वो मैं एक बार प्रूफ करके बताऊंगा एंड में। जो लोग नहीं वरी कर रहे हैं, आप लोग वैसे भी इस कॉन्सेप्ट को पहले ही बहुत डिटेल में समझ चुके हो, आप समझ रहे हो, क्रिस्टल क्लैरिटी अब आपके पास इस चीज को लेकर, ठीक है। एक बार ड्यूरेशन का कैलकुलेशन सीखते हैं। ड्यूरेशन के ऊपर मैं बता दूं, मैंने ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, मतलब सुपर क्रिस्प क्लियर मैनर में एक वीडियो बनाया, वहाँ पर टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप बाद में कभी भी पिक कर लेना, बट ज़रूर देखना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सही फ्लो में ध्यान से देखना। वही बॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहे, कूपन बेरिंग बॉन्ड का 6 साल का टाइम पीरियड है, ये थे कैश फ्लोज सारे, राइट। उनका डिस्काउंटिंग किया किससे? 13% से, और डीसीएफ इनटू टाइम करते हैं और उसका फिर वेटेड एवरेज लेते हैं, तो आपका ड्यूरेशन आ जाता है विच इज 4.57 ईयर्स। मतलब पता है क्या, प्रैक्टिकली आपका बॉन्ड अगर 6 साल का है तो इसका मेच्योरिटी 6 साल, लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना? 4.57 ईयर्स। मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी 4.57 ईयर्स की रही ना, तो आपके पास उस दिन देने के लिए उतना ही पैसा रहेगा जितना आपने सोचा था। क्योंकि आज आपको अगर यहाँ पे 2000 रुपया देना था, एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, या फिर समझो ब्रॉड एग्जाम्पल बनाता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे 1600 देना था, एकदम वेग नंबर चल रहा है, ठीक है। आपने 4.57 बाद अगर 1600 रुपीज़ देना था, तो आपने आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके 960 इन्वेस्ट कर दिया। आपके इन्वेस्ट करने के बाद यील्ड चेंज भी हो जाए ना दोस्त, तो लोड नहीं है, क्योंकि एक जगह से फायदा दूसरी जगह कॉम्पनसेट कर देगा और आपका फाइनल अमाउंट 1600 ही रह जाएगा जो आप चाहते थे, राइट। ये होता है इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक चीज़ अब समझना कि सर पहला तो हम ये बात माने कैसे आपकी, तो इंट्यूटिवली तो आप यहां पे समझ ही गए हो, इंट्यूटिवली, है ना, नंबर वाइज और सोच सोच के। प्रूफ मैथमेटिकली मैं वीडियो के एंड में करूंगा, ताकि एक पॉइंट के बाद जिन लोग चाहते हैं वो वीडियो देखना रोक दे, हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर ले एग्जाम के, फिर प्रूफ करेंगे। सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट को अभी तो आपने बेसिक समझे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने की जरूरत है ना। तो मुझे थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा है, ऐक हो रहा है, इस वजह से
बीच बीच में पानी पीने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बेयर विद इट। ये तो एक बहुत बेसिक बात हो गई सर, हमने समझ लिया कि आप एक सिंपल सी बात बोलना चाह रहे हो। इम्यूनाइज तब सुनना कब, जब ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है ना, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू दी ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरेशन ऑफ माई एसेट इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ माई लाइबिलिटी। अब आप समझ रहे हो क्यों इसको एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट बोला जाता है। यू ट्राई टू मैच द ड्यूरेशन ऑफ योर एसेट विद द ड्यूरेशन ऑफ योर लाइबिलिटीज, विच इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, एंड विच इज वाई आपने सुना होगा ड्यूरेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी मैच करो। हमारे केस में एसेट हो जाएगा वो बॉन्ड जिसकी मदद से वो लाइबिलिटी मीट करनी है, तो उसकी लाइबिलिटी की डायरेक्शन से मैच कर दो। इस केस में हम इम्यूनाइज्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी 6 पे थी, है ना, और ड्यूरेशन तो 4.57 आ रही है, तो इस केस में हम इम्यूनाइज नहीं है। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। अगेन सर, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से और चीजें खोल रहे, ध्यान से सुनना। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग एक बॉन्ड ना लेकर 2000 की लाइबिलिटी के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स लें, ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड्स लोगे तो ले सकते हो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इतना सा है कि सर फिर उन सारे बॉन्ड्स का ड्यूरेशन अलग अलग, तो हम फिर हमारे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि ड्यूरेशन ऑफ योर एसेट शुड बी इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ योर लाइबिलिटी। अब एसेट में हमारे पास सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड के पोर्टफोलियो है, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स है। उस केस में क्या करें? सो उस केस में ध्यान से सुनना, उस केस में ड्यूरेशन ऑफ योर लाइबिलिटी कितना होना चाहिए पता है? या फिर ड्यूरेशन ऑफ एसेट कितना होना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के बराबर। तो सर ड्यूरेशन ऑफ एसेट मतलब पूरे बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? लाइबिलिटी के बराबर। सर हमारे पास सिंगल एसेट के ड्यूरेशंस हैं। हमारे पास सपोज 3 बॉन्ड्स थे, तो तीनों के ड्यूरेशन है, तो उससे बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैसे फाइंड होगा? बहुत सिंपल तरीके से, वेटेड एवरेज से। मतलब ध्यान से समझना, बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो मैं अब ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या आएगा? डी से ड्यूरेशन डिनोट कर रहा हूं, पी से पोर्टफोलियो, ठीक है। आप बोलोगे ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इनटू वेट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड प्लस ड्यूरेशन ऑफ सेकंड बॉन्ड इनटू वेट ऑफ सेकंड बॉन्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ थर्ड बॉन्ड इनटू वेट ऑफ थर्ड बॉन्ड। सर ये तो बात समझ गए कि आप बोल रहे हो कि लाइबिलिटी के ड्यूरेशन को पोर्टफोलियो के ड्यूरेशन से मैच कर दो। अभी तक हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम 3 बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सर इससे मैच कर दो, समझी बात, पर हम ये कैसे मान ले कि ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज होता है इंडिविजुअल ड्यूरेशन का? एग्जाम पॉइंट से समझना हो तो आप सुन के जा सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा हम माने क्यों? हाउ कैन यू प्रूव दिस? दोस्तों बात ऐसी है कि मैं प्रूव करूं या नहीं करूं, आप अभी से वो पहले से वो करते आ रहे थे, और मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये जो बॉन्ड था जिसका आपने ड्यूरेशन नीचे कैलकुलेट किया, आपने क्या किया? 120 के कैश फ्लोज और 1120 का कैश फ्लो, उसका नंबर ऑफ ईयर्स से डिस्काउंट किया, और फिर यहां पे उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैं आपको बताऊं क्या, ये बॉन्ड को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरे पास 6 जीरो कूपन बॉन्ड है। ये मेरा पहला जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी 1 साल है और फेस वैल्यू 120। ये दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी 2 साल, फेस वैल्यू 120। तीसरा, चौथा, पांचवा और 6th मेरा जीरो कूपन बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी अमाउंट है 1120 और मैच्योरिटी वैल्यू है 1120 और मैच्योरिटी का टाइम है 6 ईयर्स, राइट। अगर आप, ये बात आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल बॉन्ड मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन उसकी मैच्योरिटी के बराबर होता है। मतलब ये जो जीरो कूपन बॉन्ड था, इसकी मैच्योरिटी भी 6 साल थी और इसकी ड्यूरेशन भी 6 साल थी। सिमिलरली ये वाले सारे जीरो कूपन बॉन्ड्स जिसको अगर मैं अलग अलग बोलता हूं तो इनकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? इनके रेस्पेक्टिव मैच्योरिटीज। बस आप यहां भी तो उन सारे जीरो कूपन बॉन्ड का वेटेड एवरेज करके यही बता रहे हो कि 4.57 ईयर्स ड्यूरेशन है। देखना, ये फर्स्ट जीरो कूपन बॉन्ड, सेकंड जीरो कूपन बॉन्ड, थर्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, यहां पे ईयर्स काट के मैं वर्ड लिख रहा हूं ड्यूरेशन। आपने इन सब की ड्यूरेशन लिख ली, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। इन जीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर सर हमें फेस वैल्यूज पता थी तो आज आपने इनका प्राइस कैलकुलेट कर लिया, ये डिस्काउंट करके। ये जो प्राइस कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, ये बन जाते हैं आपके वेट्स और ये बन जाती है आपकी ड्यूरेशंस, विच मींस आपने ड्यूरेशन को इनकी प्राइस जिसको वेट्स बोला जाता है उससे मल्टीप्लाई करके एक वेटेड एवरेज किया। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या एक कूपन बेयरिंग बॉन्ड में आपने किया कुछ नहीं है? वो सारे जीरो कूपन बॉन्ड्स की आज वैल्यू कैलकुलेट करी, वेट्स कैलकुलेट करे और उसके बेसिस पे एक वेटेड एवरेज करके बोला वो आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है, राइट। बस वही वाला थॉट तो मैं पोर्टफोलियो को लगाने के लिए बोल रहा हूं कि इस बार एक बॉन्ड की जगह 10 बॉन्ड रहेंगे तो 10 बॉन्ड की जो भी ड्यूरेशन है उसको वेटेड एवरेज करके बॉन्ड का पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन फाइंड कर लेना। लॉजिक समझा क्या? कितना सिंपल है ना।
ये क्या बात प्रूफ की मैंने, ध्यान से समझना। बात ये प्रूफ की कि ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के बराबर होना चाहिए, ये बात हम सीख चुके थे। अब हम सेकेंड सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी की जगह इस बार हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, पूरा पोर्टफोलियो है, राइट। तो आपने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी पोर्टफोलियो के बराबर कर दो तो भी हमारा काम हो जाएगा। सर पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन कैसे फाइंड करना? वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स, जिसमें ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना आती है और इनके वेट्स क्या हो जाएंगे, आज इनकी क्या मार्केट प्राइस है, आज क्या इनकी मार्केट वैल्यू है, उस बेसिस पे, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार हमारे पास सिंगल लाइबिलिटी नहीं है, बहुत सारी लाइबिलिटीज के आउटफ्लोज हो, सिंगल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटीज बोल रहा हूं शुड बी इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, अगर वो सिंगल बॉन्ड से मीट हो रही है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटी शुड बी इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स। आप समझ पा रहे हो चार केस है यार, या तो सिंगल लाइबिलिटी होगी या फिर पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटी होगी, या तो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स होगा, राइट। दोनों ही इन चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और चारों ही केस में दोस्तों सिंपल सी बात है, ये मैच होना चाहिए। सर पोर्टफोलियो ऑफ लाइबिलिटी क्या होगा? सिमिलर वे में वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटीज। सर पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड क्या होगा? वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स। बस दोनों केस में ध्यान रखना दोस्तों, लाइबिलिटी में जब आप वेटेड एवरेज करो तो लाइबिलिटी के अमाउंट्स का मत वेटेड एवरेज करना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का वेटेड एवरेज होता है। तो प्राइमरीली ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन बने, इसके चांस कम है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, जिस केस में आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज करने के लिए हमें बॉन्ड का आज का वैल्यू लेना है, ना कि उनकी मैच्योरिटी वैल्यू, ना कि उनकी रिडम्पशन वैल्यू, आज का मार्केट प्राइस लेना है, ठीक है। ये दूसरा थॉट जो आप तक पहुंचाना था कि सर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है तो कैसे करते। अब थर्ड बात, हमें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये इक्वल करना ये बात तो पता है, पर क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दोस्तों एग्जामिनर आपको ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी दे देगा, वो पूछेगा कि इससे आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स कितना होना चाहिए, हम बता देंगे लाइबिलिटी का ड्यूरेशन इतना तो बॉन्ड का भी ड्यूरेशन इतना। यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये पूछेगा दोस्तों कि अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इतना है तो आप ये बता दो अलग अलग सिक्योरिटीज के वेट्स कितने हो। मतलब हमें वो वेट्स फाइंड आउट कराने के लिए पूरी मेहनत कराने वाला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट। अदरवाइज तो कैसा है ना, या तो वो इंडिविजुअल बॉन्ड्स के दे दे और ड्यूरेशन पूछ ले, और पर हमें अगर इम्यूनाइज करना है, मतलब ये बात हमें पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट, और उस केस में हमें फिर वो वेट्स फाइंड करने के लिए बोल सकता है। मेकिंग सेंस? ठीक है। एक लास्ट और बात सुन लो दोस्तों, फिर हम लोग क्वेश्चंस की साइड जाने वाले हैं। लास्ट बात ऐसी कि सर एक बात बताना, ध्यान से सुनना, एक बात अब बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप यहाँ तक आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि यार वीडियो में हर वो पॉसिबल चीज़ जो आपके नॉलेज की वो इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो आपने फील भी किया होगा वीडियोस बहुत कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, हर मैटर को हर जगह से समझाने की कोशिश की जाती है। वीडियो शायद थोड़ा सा इस वजह से बड़ा बन सकता है, बट एंड ऑफ द डे आई नो कि वही चीज़ शायद कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगी, ठीक है। नाउ लास्ट बात और सुन लो दोस्तों, बहुत मज़ेदार है। आपने जो 960 पे इन्वेस्ट किया था, है ना, और इस 960 को लेकर जब आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट की, ये ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट हुई? सर जो भी कैश फ्लोज थे उसको 13% से डिस्काउंट किया, तो उससे वैल्यू 960 आ गई और उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लिया। डू यू अग्री कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया था जब बॉन्ड का यील्ड था 13%, अगर अगले ही पॉइंट अगर यील्ड 14% हो जाता है तो अब ये कैश फ्लो 14% से डिस्काउंट होंगे। अगर कैश फ्लो 14% से डिस्काउंट होंगे तो अगेन आपके कैश फ्लोज चेंज हो जाएंगे, और वो चेंज हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, और बॉन्ड का ड्यूरेशन ही चेंज हो जाएगा। मेकिंग सेंस? मतलब यील्ड चेंज होने से प्राइस और ड्यूरेशन दोनों चेंज होता है। तो सर हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी है कि जब बॉन्ड का यील्ड चेंज होगा तो उसका ड्यूरेशन चेंज होगा, जब इंडिविजुअल ड्यूरेशन चेंज हो गए तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, और अगर पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन चेंज हो गया तो अब एसेट का ड्यूरेशन लाइबिलिटी के ड्यूरेशन के बराबर ना बचे। तो सर समाधान क्या है? सोल्यूशन ऐसा है दोस्त, वापस रिवर्स प्रोसेस। लाइबिलिटी का पता है तो आप ये बता दो एसेट का कितना होना चाहिए, एसेट का जितना भी होना चाहिए, अब आप रिवाइज्ड वेट्स फाइंड करो उस चीज के। जब आप रिवाइज्ड वेट्स फाइंड करते हो तो अब आपको आपके पोर्टफोलियो को चर्न करना पड़ेगा, कुछ बॉन्ड में से पैसा निकाल के दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि नए वेट्स के अकॉर्डिंग अब आपके बॉन्ड का पोर्टफोलियो बन पाए। आप फील कर पा रहे हो? और जो मैंने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको जस्ट अभी समझाया है वो होता है मेंटेनिंग द बॉन्ड्स ड्यूरेशन। पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन मेंटेन करना कैसे? अलग अलग बॉन्ड्स के वेट्स को चेंज करने से, जो कैलकुलेशन आपने अभी सीखा। अग्रीड? तो आई थिंक ये पूरा डिस्कशन था
इन डिटेल कॉम्प्रहेंसिवली कॉन्सेप्ट की टर्म्स में अब कोई कमी नहीं है। मुझे एक सेकेंड दो, पहले तो मेरे को कुछ याद आ रहा है वो सोचने दो कि कहीं कुछ ऐसी बात है क्या जो मैं आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। नॉलेज की टर्म्स में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक बात ये ऐड कर सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या जीरो कूपन बॉन्ड में कभी भी री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होती, क्योंकि री इन्वेस्ट करने के लिए कूपन ही कहाँ मिले, उसका नाम ही जीरो कूपन है। मतलब उसमें रिस्क कौन सी होगी, सिर्फ प्राइस रिस्क डिपेंडिंग अपॉन आप किस साल बेचना चाहते हो। पहला, दोनों ही बॉन्ड्स में अगर मैच्योरिटी पे आप सेल करना चाहते हो तो आपको प्राइस रिस्क भी नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी पे तो उसका प्राइस पक्का है कि रेस्पेक्टिव मैच्योरिटी वैल्यू ही होगा। प्राइस रिस्क कब होती है, जब आप मैच्योरिटी के पहले सेल करना चाहते हो, जब आपको पता नहीं है कि उस दिन मार्केट में उसका प्राइस क्या रहेगा। अग्रीड, ये एक थॉट है और शेयर करना था। और एक सेकेंड और दीजिए। एक और नॉलेज के एडिशन के पॉइंट से इतना बताना जरूरी लग रहा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में भी कहीं ना कहीं उस बात का जिक्र है, वो ध्यान से सुनना। वो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं अब इसके बियॉन्ड जा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के कोई और टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्टडी मटेरियल का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर देखोगे ना, तो वहाँ पे फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजीज आएगी, जिसमें एक होता है एक्टिव स्ट्रैटेजी, एक होता है पैसिव। दोस्तों एक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, सिंपल। म्यूचुअल फंड, एक डेट म्यूचुअल फंड कैसा होता है कि आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, आप म्यूचुअल फंड का इंटेंट क्या है, उससे जितना ज्यादा पैसा कमा लो, कमा लेना, वो होता है एक्टिव, है ना, ट्राइंग टू गेट एज मच रिटर्न एज यू कैन। एक बॉन्ड पोर्टफोलियो पैसिवली अगर मैनेज किया जाता है तो दो तीन अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला अप्रोच, जैसा इंडेक्स फंड्स नहीं होता है कि आपके पास एक इंडेक्स बना हुआ है, बस उसको एज इट इज फॉलो करो, राइट। जैसे इंडेक्स फंड नहीं होते इक्विटी साइड, वैसे ही बॉन्ड वाली साइड भी इंडेक्स फंड होते हैं। जो भी बॉन्ड का इंडेक्स है उसको एज इट इज रेप्लिकेट कर लो, वो होता है पैसिव स्ट्रेटेजी टाइप 1। पैसिव स्ट्रेटेजी टाइप 2, ये वाला केस जहां पे इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है। यहां पे दोस्तों आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो से इंटेंट जितना ज्यादा रिटर्न कमा सको वो कमाना नहीं है। यहां पे आपके बॉन्ड को पैसिवली इस प्रकार से मैनेज करना है कि आपका जो भी शेड्यूल्ड प्लान्ड आउटफ्लो है वो आप मीट कर सको आउट ऑफ द पोर्टफोलियो दैट यू हैव राइट नाउ। मेकिंग सेंस। तो पैसिवली यहां पे इंटेंट ज्यादा रिटर्न अर्न करना नहीं, यहां पे इंटेंट है पैसिवली मैनेज करके हमारे बॉन्ड की लाइबिलिटीज हम मीट कर पाए। जो कैसे कर पाते हो आप, ड्यूरेशन मैचिंग से, ठीक है। एसेट का ड्यूरेशन लाइबिलिटी से मैच कर दो तो इस पॉइंट पे लॉस एक दूसरे को गेन लॉस सेट ऑफ कर देते हो और फाइनल अमाउंट वही बचता है जो आपको चाहिए, और उस अमाउंट का यूज करके अब आपकी लाइबिलिटी चुका दीजिए। मेकिंग सेंस, ठीक है। बाकी तो आई थिंक हर वो बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो मैं पहुंचा चुका हूं। जस्ट गिव मी वन मोर सेक, मैं एक बार देख लेता हूं जहां पे ऐसी कोई चीज़ जो मैंने आपको बता नहीं पाया। एक लास्ट बात, मतलब सर एक चीज बताना, आपने वो ड्यूरेशन वाली बात सुन ली ना, कंक्लूजन ड्यूरेशन वाली बात में आपने देखा कि यार सर 4.5 ईयर्स का लाइबिलिटी हो, 4.57 ईयर्स का, तो हमारा मामला सेट हो जाता है ना। तो बेसिकली लाइबिलिटी पहले पता चलती है, ड्यूरेशन आप बाद में डिसाइड करते हो। अगर 6 साल का लाइबिलिटी तो आप बॉन्ड वो खरीदो जिसका मेच्योरिटी कुछ भी हो, मेच्योरिटी ज़्यादा भी हो, लेकिन ड्यूरेशन 6 ईयर्स हो सकता है मेच्योरिटी 7, 8 या फिर 8.5 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ड्यूरेशन 6 ईयर्स होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड से तो उन सबका वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 6 होना चाहिए। अग्रीड। मतलब 0 पॉइंट पे अगर आप एज अ बॉन्ड मैनेजर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है। पहली बात तो सर जो भी हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट है, सपोज थर्ड ईयर के एंड में लाइबिलिटी का अमाउंट था 1386, तो पहली बात तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करना है, डिसीजन नंबर 1। 960 रुपीज़ जब इन्वेस्ट करने की बात आई तो सर कौन से बॉन्ड में करना है, मार्केट में तो बहुत सारे बॉन्ड है दोस्तों, आपके रिस्क से इवैल्यूएट करना कौन से बॉन्ड में करे, कॉर्पोरेट में करे, गवर्नमेंट में करे, जहां भी करे, बस एक बात ध्यान रख लेना, प्रेजेंट वैल्यू करना है 961। और दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो दोस्तों उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उस बॉन्ड का, 3 साल, राइट। तो 0 पॉइंट पे दो बात सोचने की हो गई, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे और उतना उन बॉन्ड्स पे करेंगे जिनका ड्यूरेशन 5 साल हो, क्योंकि दूसरे भी बॉन्ड्स होंगे जिनके ड्यूरेशन 8 साल, 10 साल और मैच्योरिटी कितने भी साल की हो। आपको ड्यूरेशन देखना है जिसका ड्यूरेशन आपकी लाइबिलिटी से मैच हो जाए, उसमें आप ये प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हो। मेकिंग सेंस, ठीक है।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट 100% डिटेलिंग के साथ क्लियर हो गया है। क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करके इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव फिनिश करते हैं। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों क्वेश्चंस पे हैं, उसके पहले एक और बात, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर ए विल नीड 1 लाख रुपीज आफ्टर 2 years फॉर विच ही वॉन्ट्स टू मेक अ वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट। अब आप फील कर पा रहे हो, 1 लाख रुपया चाहिए उसको 2 साल बाद, 2 साल बाद जो 1 लाख रुपया चाहिए उसके लिए आज उसको एक इन्वेस्टमेंट करना है। ये वो इम्यूनाइजेशन का थॉट वहीं से तो स्टार्ट हुआ था कि एक आउटफ्लो मीट करना है, तो इनको 2 साल बाद 1 लाख का एक आउटफ्लो मीट करना है जिसके लिए आज वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात है, फेस वैल्यू दोनों का 1000 है, कूपन 7% एनुअली, 8% एनुअली, ईयर्स 1 साल और 4 साल है, करंट प्राइस इतना और इतना है, ठीक है। यील्ड, करंट यील्ड मतलब पता है क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको करंट यील्ड मत मान लेना, करंट लेवल ऑफ YTM, करंट लेवल ऑफ YTM इज 10%, ठीक है। Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy both the bonds, मतलब वो बॉन्ड X या Y खरीदे इंडिविजुअली या फिर कोई सा एक बॉन्ड खरीद ले, एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बताना है। अज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। ये 2 टाइप के रिस्क जो हमने अभी डिस्कस नहीं की, जो इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव से बाहर है, बट वो बता रहे कि और कोई टाइप के रिस्क नहीं है। पहली बात तो ये, हमने क्या सोचा था कि 2 साल बाद अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो आज जो भी यील्ड चल रही है मार्केट में उससे आप डिस्काउंट कर दो, बट इन्वेस्ट उस बॉन्ड में करो, उस बॉन्ड में करो जिस बॉन्ड की ड्यूरेशन आपकी 1 लाख की ड्यूरेशन से मैच हो जाए। सर ये वाले जिसका ईयर्स टू मैच्योरिटी 1 ईयर है, ठीक है, इसका तो ड्यूरेशन भी 1 ही होगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन और कुछ हो सकता है, ठीक है। हमें ड्यूरेशन चाहिए 2, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ही वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 2 के बराबर आ जाएगा। अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है सर, इस लाख का प्रेजेंट वैल्यू। तो चलो एक बार सोल्यूशन देखते हैं इन्होंने क्या किया है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन का सेंस लेके कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है, वो आपको समझना पड़ेगा कि एक लाइबिलिटी मीट करने की बात कर रहे हो, उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। कमिंग बैक, पहले आपने बोला 27th क्वेश्चन का सल्यूशन, एक सेकेंड दीजिएगा। आपने 27th क्वेश्चन में पहले दोनों बॉन्ड्स की ड्यूरेशन कैलकुलेट की। इसका 1 साल था, 1000 रुपये का फेस वैल्यू, 7% का कूपन, मतलब एक ही कैश फ्लो होगा 1070 का। उसका आपने PV कैलकुलेट किया तो आज का प्राइस आ गया। वेट्स के थ्रू ड्यूरेशन कैलकुलेट किया तो 1 साल आ गया, और वो आना भी है। किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी अगर 1 साल है और एक ही कूपन मिल रहा है साल के एंड में, तो वो तो एक 0 कूपन बॉन्ड हो गया, और 0 कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी और ड्यूरेशन तो एक ही होता है, सेम होता है, विच इज़ 1 ईयर। बॉन्ड बाय 4 साल का कैलकुलेशन, रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज, उनकी प्रेजेंट वैल्यू और वेट्स का कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली ड्यूरेशन कैलकुलेट किया, विच इज़ 3.563 ईयर्स। हमें क्या पूछा है बाय द वे कि किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और कितना कितना। तो पहली बात तो आप बोल दो कि आपको ड्यूरेशन मैच करनी है, तो किसी भी सिंगल बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। दूसरा, किस में कितना करोगे, आप बोलोगे वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज के लिए एक को अगर W मान लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, वेटेड एवरेज में अगर एक को W मानेंगे तो दूसरे को 1 - W मान सकते हैं, ठीक है। तो 2 होता है हमारे ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। सो वी नो दैट ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट। मतलब इस केस में अगर ये 2 है तो एसेट भी 2 होना चाहिए, पर एसेट 2 होने का फॉर्मूला क्या है, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इनटू वेट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, राइट। तो वेट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड ये आ गया, और ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड तो है ही 1 ना, तो वो नहीं लिखा। ड्यूरेशन ऑफ सेकंड बॉन्ड इनटू वेट ऑफ सेकंड बॉन्ड, मतलब 1 - वेट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, इससे x1 आ गया, तो अकॉर्डिंगली आपका x2 भी आ जाएगा, विच इज 61% एंड 39%। ये क्या आया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अभी हम कंप्लीट नहीं हुए। आज जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 61 और 39% इन रेस्पेक्टिव बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। सर आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है क्या, 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर ले क्या इन दोनों अमाउंट्स में। जो सोच रहा है कि हाँ दोस्तों आपने अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मतलब हमें तो 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू करना है, मतलब 2 साल से 1 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो जितनी भी आती है उसका 61% और वो जितनी भी आती है उसका 39% बॉन्ड X और Y में इन्वेस्ट करेंगे। वो वैल्यू आ जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस से डिवाइड कर देना जो आपने आज कैलकुलेट करी, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आ जाएंगे जो हमें इस क्वेश्चन में पूछे गए थे, राइट। आई होप क्वेश्चन 100% क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके थे, बट अगर कुछ
इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करने से अगर आपके थॉट प्रोसेस में कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो इससे मेरा इस वीडियो का पर्पस ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है ना। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, नवंबर 2018 का क्वेश्चन अब हम लोग देखना चाह रहे हैं। नवंबर 2018 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। The following data are available for 3 bonds ABC. These bonds are used by bond portfolio manager to fund the outflow scheduled in 6 years. Outflow schedule किया गया है, इस बॉन्ड से मीट करना है 6 साल बाद। ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी सबको दिख रहा होगा 6 years है। करंट यील्ड 9% है। ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड रिडीम्ड एट पार। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। बॉन्ड ABC दोनों का मैच्योरिटी दिया है तीनों का और कूपन रेट दिया है। यील्ड 9% चल रहा है दोस्तों। करंट यील्ड मतलब वो वाला करंट यील्ड मत समझ जाना, करंट YTM बोलना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड पे मैंने डिटेल कैलकुलेशन नहीं किया यहाँ पे, बट आप समझते हो बॉन्ड का ड्यूरेशन का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। नवंबर 18 का सजेस्टेड रेफर कर लेना न्यू कोर्स का, अगर आपका आंसर ये नहीं आता है तो। ड्यूरेशन आ गई बॉन्ड्स की दोस्तों 6, 5 और 4.24 ईयर्स। सेकंड, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, ध्यान से, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो मनी इन बॉन्ड ए। मतलब बॉन्ड ए का वेट इन्होंने डिसाइड कर दिया कितना, 45%, ठीक है। Calculate the percentage of amount to be invested in bond B and C that need to be purchased to immunize the portfolio. Fortunately word use कर लिया दोस्तों, portfolio immunize करना मतलब इन तीनों bonds का weighted average duration क्या हो जाना, 6 हो जाना। Agreed? तो 6 weighted average duration करने के लिए आप फॉर्मूला क्या पुट करते हो, 6 is equals to duration of A bond into weight of A bond plus duration of B bond into weight of B bond and so on, जिसमें तीनों के ड्यूरेशंस पता है और एक का वेट भी पता है, तो दूसरे वाले का वेट आ सकता है क्या, दूसरे दो का वेट बिल्कुल आ सकता है, राइट। तो वो वाली चीज़ फॉलो करी आपने, बोला 6 साल लाइबिलिटी का ड्यूरेशन है तो एसेट का भी 6 साल होना चाहिए, 6 के इक्वल में ये सारी चीज़ पुट करी। बस एक चीज़ मिस्टेक मत कर देना दोस्तों, ए का वेट अगर 45 है तो बी और सी में अगर बी का आप वेट ऑफ बी रहने देते हो तो सी का वेट 1 माइनस वेट ऑफ बी मत कर देना। इन तीनों का सम 1 है, मतलब सी का वेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.45 माइनस वेट ऑफ बी, है ना। वो मिस्टेक मत करना, बाकी सब आप सही करोगे, वेट ऑफ बी और सी आ जाएगा जो इन्होंने पूछा और हमने बता दिया। हमें अमाउंट बताना था क्या, अच्छा परसेंटेज अमाउंट ही बताना था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दी पोर्टफोलियो हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, आपने जो ऊपर बताया ना उस हिसाब से हमने आज पोर्टफोलियो बना लिया। एंड इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स इंक्रीजिंग यील्ड टू 11%। दोस्तों यील्ड 9% का 11% हो गया, रिस्क बढ़ गया। मतलब आप समझो आज अगर हम इम्यूनाइज्ड नहीं होते तो लॉस हो सकता था, वो तो आप इम्यूनाइज्ड हो ना, तो एक जगह से रिस्क अगर फायदा होगा तो दूसरी जगह से नुकसान हो जाएगा और चीज़ कॉम्पनसेट हो जाएगी, ठीक है। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आर, दोस्तों यील्ड चेंज होने से ड्यूरेशन चेंज होता है क्या, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यील्ड चेंज होने से ड्यूरेशन चेंज होता है, और अगर चेंज होता है तो अब नई ड्यूरेशन देती है, और अगर नई ड्यूरेशन है तो नए वेट्स बताने पड़ेंगे, वही तो होता है मेंटेनिंग द बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, ओके। डिटरमाइन पूछ रहे हैं इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड, व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो हमने बोला एक काम करते हैं, नई ड्यूरेशंस हैं और जो वेट्स हमने इनको ऊपर बताए थे वो वेट्स हैं, उसका वेटेड एवरेज अगर 6 साल ना आए मतलब इम्यूनाइज्ड नहीं है, और अगर 6 साल आ जाए तो इम्यूनाइज्ड है। अब 6.2 आ रहा है मतलब हमने बोल दिया इम्यूनाइज्ड नहीं है। तो डी पार्ट में पूछ रहे हैं कि भैया सिमिलर कैलकुलेशन करके बताओ कि अब नए वेट्स कितने होने चाहिए। तो ये वाला थॉट फिर से अप्लाई किया, यहाँ पे आपने बोला कि नई ड्यूरेशन रख देंगे, ये वाला 45 फिक्स्ड है, बी से का सिमिलर थॉट लेना और नए वेट्स कैलकुलेट करना जो 24.66 और 30.34 आएगा, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन का ABCD चारों पार्ट सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हैं उसका यूज करना, राइट। सो इसके साथ दोस्तों मेरा मानना है कि इम्यूनाइजेशन पे इन डिटेल 100% क्लैरिटी आई बिलीव मेरे साथ मेरा मानना है आपको आनी चाहिए, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए। और दोस्तों इफ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो मेड सेंस, प्लीज डू 2-3 थिंग्स। 1, प्लीज लाइक इट, प्लीज कमेंट ऑन इट, प्लीज ट्राई एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज हाउ यूट्यूब वर्क्स। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो यूट्यूब को नहीं पता चलेगा, है ना। सो ओनली इफ यू थिंक दिस इज गुड, दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज लाइक इट, प्लीज कमेंट ऑन इट, ठीक है।
लास्ट दो बातें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है हमारा किसके ऊपर, वैसे शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, क्योंकि वैसे ही पुराना टॉपिक है, जस्ट दैट कि बहुत कम कोचिंग क्लासेस में कवर होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग अगर व्हाट्सएप पे रिपीटेडली पूछ रहे हो, तो आई थिंक माई नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द शार्प्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ आई थिंक जो लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे थे वो लोग 100% जा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देने वाला हूं कि वो इम्यूनाइजेशन का सर कॉन्सेप्ट सीखा था वो अल्टीमेटली काम कैसे करेगा। सो रियली आप लोग कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ चुके हो, बस वो चीज़ें जो बताइए वो प्रूफ करके 2 मिनट बताऊंगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन 100% कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। जो लोग सुनना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। एक बात बताना, आपने बोला कि ड्यूरेशन वो पॉइंट है जहां पे एक से होने वाला लॉस दूसरे से होने वाले फायदे को कॉम्पनसेट कर देता है, मतलब वैल्यू उतनी ही होती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक काम करना, ये सब मैं हटा रहा हूं। ड्यूरेशन कितनी है? 4.57 ईयर्स। ठीक है, 4.57 ईयर्स। आप ये कैलकुलेट करना कि अगर 4th ईयर पे इसकी वैल्यू इतनी आ रही है तो 4.57 पे कितनी आएगी। कैसे करना, या तो इंटरपोलेट कर लो, बेसिक थॉट चल जाएगा। 4th की इतनी, 5 की इतनी, 4 की वैल्यू इतनी, 5 की इतनी, तो 4.57 पे पोर्टफोलियो की बॉन्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहां पे वो अमाउंट आ जाएगा। ये मेहनत आपको करनी है बट आएगा जरूर। ये अमाउंट क्या आ गया कि अगर 13% की यील्ड होती है तो हम समझो यील्ड चेंज नहीं होती, समझो नहीं होती, तो फिर आपका 4.57 ईयर्स पे अमाउंट कितना होना चाहिए। अग्रीड। अब एक बार यील्ड 15% और 5% से चेंज करके देखते हैं। दोस्तों जब आपने 15% से चेंज की तो ध्यान से फील करना, 13% के हिसाब से प्राइस था इतना, 15% के हिसाब से प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन री इन्वेस्टेड का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि अब बढ़े हुए रेट पे री इन्वेस्टमेंट हुआ है। सर ये यील्ड कब चेंज हुई थी? मान लो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उसके अगले ही दिन अगर चेंज हो गई थी तो अब आपके अमाउंट्स ऐसे हो जाएंगे और आपका फाइनल अमाउंट कितना, 1551। सिमिलरली 4th ईयर का लाइबिलिटी होता है ना, तो अमाउंट इतना, 5th ईयर का लाइबिलिटी होगा तो अमाउंट इतना, किससे? 15% से। तो दोस्तों अगर 4 और 5 तो 4.57 का अगर लाइबिलिटी होगा और इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो जाएगा तो अमाउंट कितना होगा वो देखो यहाँ पे इंटरपोलेट करके, इस अमाउंट से लगभग मैच करेगा। सिमिलरली एक बार यील्ड कम करके भी बताया है, कम होने से क्या होगा, पहले 13% से जो चीज़ डिस्काउंट हो रही थी अब वो कम से डिस्काउंट होगी तो अल्टीमेटली आपके अमाउंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अमाउंट कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वापस इंटरपोलेट करना, आपको रियलाइज होगा कि तीनों ही केसेस में ड्यूरेशन में हमारा फाइनल अमाउंट जो हमें मैटर करता है, हमें सिर्फ ना ये मैटर करता है, हमें वो टोटल मैटर करता है, और टोटल तीनों ही केसेस में लगभग मैच होगा यील्ड चेंज होने के बाद भी, जिससे प्रूफ होता है कि यार इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत रियलिस्टिक है। राइट, थोड़ा बहुत अमाउंट में अगर डिफरेंस आता है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेक्सिटी, जिसका थॉट बहुत अच्छे से कन्वेक्सिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों आई होप दिस वीडियो मेड सेंस। सो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।